Hello everyone, welcome back to my channel Helping Hand. In this channel, we will learn accountancy in the simplest way possible. I'll explain every concept step by step and together we will solve lots of questions. So, let's make accountancy easy. So today we are going to start our next topic of chapter number 3, that is accounting of reserves, accumulated profits and losses. तो सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व्स होते क्या हैं. तो सपोज 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी. तो हर साल क्या है बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है. अब मान लो इस साल क्या हुआ है 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है. तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या पूरा जो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे? पूरा प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? द आंसर इज नो. कभी कभी क्या पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ पैसे क्या बिजनेस में ही रहने देते, इसी बचे हुए प्रॉफिट को, जो बचा हुआ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता पार्टनर्स में, उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं. तो ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ना ही कोई लाइबिलिटी है. रिजर्व्स एक्चुअली में होते क्या है, प्रॉफिट का ही एक पार्ट होते हैं जो क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स के बीच में. उसे क्या है बिजनेस में ही रखा जाता है. तो अगर कोई भी इन फ्यूचर कोई भी क्या है लॉस हो, इस रिजर्व से क्या है हम सेट ऑफ कर सके उस लॉस को, इसलिए क्या रिजर्व बनाए जाते हैं. तो अब मान लो ए, बी और सी क्या है अपने रेशियोज को चेंज करने वाले. उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो क्या करेंगे, अपने रेशियोज को चेंज कर लेंगे. पहले कुछ और रेशियो में प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब क्या है वो किसी और रेशियो में अपने प्रॉफिट्स वगैरह क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब एक चीज समझो, अब क्या है तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपना रेशियो चेंज कर लेंगे. बट एक बात बताओ मुझे, ये जब रिजर्व्स क्रिएट किए गए थे तब वो किस रेशियोस में प्रॉफिट शेयर करे थे? ओल्ड प्रॉफिट शेयर में. अगर वो रिजर्व्स क्रिएट ही ना करते और पूरा प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तब क्या होता, जो पार्टनर रेशियोस में चेंज होने की वजह से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है उस टाइम, तो उस पार्टनर को क्या है ज्यादा पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है ना. बट रेशियोस में चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब पार्टनर को क्या है कम प्रॉफिट मिलेगा. तो ये जो रिजर्व्स है ना, ये इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ये रिजर्व्स को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्योंकि जब ये रेशियोस क्या है ये रिजर्व्स क्रिएट किए गए थे, उस टाइम क्या था, उस टाइम कौन से रेशियोस थे, ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होया करता था. तो ये रिजर्व्स भी क्या है प्रॉफिट का ही एक पार्ट है. तो ये रिजर्व्स भी क्या है ओल्ड रेशियो में ही सभी पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिफोर चेंजिंग द रेशियोज इनटू न्यू रेशियो. तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, रिजर्व्स क्या है प्रॉफिट का पार्ट है, और प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी. ऑब्वियसली उन्हें क्या प्रॉफिट मिल रहा है तो उनकी कैपिटल्स इंक्रीज होंगी, और जब कैपिटल्स क्या है इंक्रीज होती हैं तो वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं. दैट मीन्स जर्नल एंट्री क्या बनी, रिजर्व्स जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे. आई होप आपको जो ये बेसिक एंट्री है वो समझ में आई होगी. अब हम 1 बाय 1 सारे रिजर्व समझेंगे. तो सबसे फर्स्ट रिजर्व है जनरल रिजर्व्स. तो जनरल रिजर्व क्या है, ये सबसे सिंपल रिजर्व होता है. इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है. ये क्या है बिजनेस की जनरल सेविंग्स होती है. अगर क्या है बिजनेस को फ्यूचर में कोई भी लॉस हो तो वो लॉस क्या है इस रिजर्व से वो सेट ऑफ कर सके, इसलिए वो क्या है ये रिजर्व क्रिएट करते हैं. जैसे घर में मम्मी बोलती नहीं है कि ये पैसा क्या है फ्यूचर के लिए रख देते, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, बस उसी को क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व कहते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. इन फ्यूचर कोई भी क्या है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी लॉसेस अराइज हो, तो उस लॉस को क्या है हम इस रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हैं, ताकि बिजनेस को क्या है ज्यादा लॉस ना बियर करना पड़े. क्योंकि इसका क्या है कोई भी फिक्स्ड पर्पस नहीं होता है, इसलिए क्या है जब रेशियोज चेंज होते हैं ये क्या है पूरा पार्टनर्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, जब पार्टनर्स क्या है अपने मतलब पुराने रेशियोज में प्रॉफिट वगैरह क्या है डिस्ट्रीब्यूट होता था, ओल्ड रेशियो में ही होता था ना तब, रेशियोज के चेंज होने से पहले. अब तो कुछ और हो गया है. सपोज पार्टनर्स का पहले क्या रेशियो था, 3:2 था. अब पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, वो 2:3 रेशियो में अब से क्या है अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट एक बात सोचो, अगर हमने रेशियो चेंज किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट पार्टनर है ना, इसको रेशियो चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके पार्ट ऑफ शेयर क्या डिक्रीज हो रहा है. एंड सेकंड पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. बट ये जो रिजर्व जब क्रिएट किए गए होंगे तब पार्टनर्स किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे, 3:2 में शेयर करते थे.
तो अभी भी क्या है, ये जो रिजर्व्स है रेशियोज में चेंज आने से पहले ये सारे रिजर्व्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में। और किस रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जिस टाइम क्रिएट किए गए थे उस टाइम कौन सा रेशियो था, ओल्ड रेशियो में ही क्या है, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, इसलिए ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल जो बेसिक मैंने बताई है, रिजर्व्स अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैंने ओल्ड क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा केस है, अगर सिर्फ रेशियो चेंज हो रहे हैं तो यहाँ ओल्ड की जगह क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स आ जाएंगे। बट अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये जो रिजर्व्स होंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिकॉज जब ये रिजर्व्स क्रिएट किए गए थे तब पार्टनर्स क्या है, अपने ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट शेयर को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अब भी ये जो रिजर्व्स क्या है रेशियोज में, अब जब चेंज आ रहा है तो पहले इन सारे रिजर्व्स को क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट रिजर्व इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मान लो बिजनेस में क्या है, 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, 200 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं बिजनेस में। तो कंपनी में क्या होता है, वर्क मशीनरी के थ्रू भी होता है, वैसे भी होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी एम्प्लॉय को क्या एक्सीडेंट भी हो सकता है, एंड क्या है, कोर्ट कंपनी को ऑर्डर भी दे सकता है कि आपको क्या है, इस एम्प्लॉय को क्या है, कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या एक्सीडेंट आपके ऑफिस में या कंपनी में क्या है, वर्क करते हुए हुआ है। तो कंपनी को क्या है, फ्यूचर में क्या है, पेमेंट करनी पड़ सकती है अगर इनकेस क्या है, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्या है, कंपनसेशन क्लेम करता है। तो इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए जो बिजनेस है वो क्या करता है, पहले से कुछ अमाउंट ऑफ मनी क्या है, साइड में रखते हुए चलता है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसे क्या हुआ, वो एक्सीडेंट हो जाए, उसे कोई चोट वगैरह लग जाए और वो क्लेम करे कंपनसेशन कंपनी से, तो क्या है, कंपनी इस रिजर्व से निकाल के उसको क्या दे सकती है, पैसा दे सकती है। तो इसमें क्या आते हैं, 3 केसेस आते हैं। तो सबसे पहला केस है जिसमें क्या है, किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, डेट मीन्स कोई कंपनसेशन कंपनी को किसी वर्कर को देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमने रिजर्व्स बनाया था ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, एंड हो गया। तो अब ये रिजर्व्स क्या है, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि रिजर्व्स किससे क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से ही प्रॉफिट के पार्ट से ही क्रिएट किया जाता है ना। प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या है, असाइड रख दिया जाता है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी क्या है, वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हमें अगर कुछ कंपनसेशन देना पड़े तो इस रिजर्व से हम निकाल के कंपनसेशन दे देंगे। बट कोई क्या एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, किसी को कोई कंपनसेशन ही देना नहीं पड़ा। तो अब ये रिजर्व्स क्या होगा, जब रेशियोज चेंज होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 3:2 है, और रेशियोज अब से पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो 2:3 रेशियो में क्या है, अपना प्रॉफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ये रिजर्व क्रिएट किया गया था तब पार्टनर्स क्या है, अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस रेशियो में। तो अभी भी जब ये रिजर्व्स क्या है, न्यू रेशियोज के चेंज होने से पहले ये जो रिजर्व्स है ये क्या है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर ये रिजर्व्स नहीं क्रिएट किए जाते प्रॉफिट में से तो वो प्रॉफिट क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी की वजह से जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है, अगर ये प्रॉफिट उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता तो उसे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो रिजर्व्स होते हैं इन्हें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में। जो ओल्ड पार्टनर्स है या फिर और जितने भी पार्टनर्स है उनमें क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, तो सेकंड केस आता है, केस नंबर 2 इज जब क्लेम क्या होता है, जो वर्कमैन क्लेम कर रहा है वो क्या होता है, रिजर्व से कम होता है, लेस देन रिजर्व। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ कि इस केस में क्या होता है। सपोज जो आपका रिजर्व आपने क्रिएट किया है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है वो आपने 1 लाख रुपीज का क्रिएट किया है, और क्लेम जो आ रहा है, यानी कि जो वर्कमैन मतलब क्लेम कर रहा है एक्सीडेंट होने की वजह से, कितने रुपीज क्लेम कर रहा है, 70,000 रुपीज क्लेम कर रहा है। तो हमने क्या किया था, फ्यूचर के लिए 1 लाख रुपीज का रिजर्व क्रिएट करके लिखा था, लेकिन हमें पैसा देना कितना पड़ रहा है इस रिजर्व में से, क्लेम तो सिर्फ 70,000 का आया है। दैट मीन्स हम कितनी पेमेंट करेंगे उस वर्कमैन को, 70,000 रुपीज की, यानी कि
70,000 रुपीज का क्लेम हमने दे दिया, तो कितने रुपीज हमारे पास बच गए अभी भी रिजर्व में? अभी भी रिजर्व में 30,000 रुपीज क्या है, बच गए हैं। तो ये जो 30,000 रुपीज क्या है, बच गए हैं, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या फिर ऑल पार्टनर्स में? ऑल और ओल्ड क्यों लिख रही हूँ पता है ना आपको? ओल्ड पार्टनर्स में कब होगा? जब कोई न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है फर्म में और रेशियोज चेंज हो रहे हैं, तब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। बट अगर क्या कोई न्यू पार्टनर एंटर नहीं हो रहा है और सिर्फ क्या हो रहा है, रेशियोज में चेंज आ रहा है, तब किस में होगा? ऑल पार्टनर्स को मिलेगा ये जो रिजर्व्स का पैसा है। सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। याद रखना, ये जो रिजर्व्स होते हैं किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट होते हैं? प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। और प्रॉफिट जब हमने अर्न किया होगा तब हम कौन से रेशियोज में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इसलिए सारे रिजर्व्स क्या है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो चलो केस नंबर 3 समझते हैं। केस नंबर 3 क्या है? जब क्या हो जाए, जो क्लेम है वो क्या है, रिजर्व से ज्यादा आ जाए। क्लेम मोर देन रिजर्व्स। दैट मीन जो वर्कमैन क्लेम कर रहा है ना, वो आपने जो रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं उससे क्या है, ज्यादा क्लेम कर रहा है। यानी कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था 1 लाख रुपीज का, बट जो वर्कमैन है वो कितना क्लेम कर रहा है? 1,40,000 रुपीज वो क्लेम कर रहा है। तो कंपनी ने क्या सोचा था जब उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया कि 1 लाख क्या होगा, इनफ होगा, इससे ज्यादा का क्या है, कोई क्लेम कोई भी वर्कमैन क्या क्लेम नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी अब उनको? 1,40,000 रुपीज की करनी पड़ेगी, बिकॉज वर्कमैन ने कितना क्लेम किया है? 1,40,000 क्लेम किया है। तो 1 लाख रुपीज तो हम अपने वर्कमैन जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था वहां से दे देंगे, बट ये जो एक्स्ट्रा 40,000 देना पड़ रहा है ना हमें, ये कहां से देंगे? इसके लिए तो हमने कोई रिजर्व बनाया ही नहीं है। तो ये हमारे क्या बन जाएगा? ये जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपीज है ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट ईयर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट ईयर का लॉस हो जाएगा। और करंट ईयर के लॉस कहां जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। किस में जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम इसकी एंट्री को पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। फिर बाद में वो रिवैल्यूएशन से क्या पार्टनर्स की कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको तीनों केसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, किस केस में क्या होता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 हर केस की क्या जर्नल एंट्रीज बताऊंगी। ओके, सो केस नंबर 1 क्या था? नो क्लेम, यानी कि कोई भी क्लेम किया ही नहीं है किसी वर्कमैन ने, किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा अमाउंट है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उससे क्या होगा? उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। सिंपल सा लॉजिक है। और किस रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑलवेज। सेकेंड केस कौन सा है? जब क्लेम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट केस था कोई भी क्लेम नहीं है, सेकंड केस है क्लेम एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या है? 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो जो क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? क्लेम क्या हो? इक्वल हो रिजर्व्स के, यानी कि जितने रिजर्व्स है उतने का ही क्लेम कर रहा है पर्सन जो वर्कमैन कर रहा है, या फिर जो क्लेम है वो क्या है? लेस देन रिजर्व्स। जो क्लेम है वो क्या है? रिजर्व से कम है। अगर क्लेम क्या है? इक्वल है रिजर्व्स के, यानी कि जितने रिजर्व्स है उतने का ही क्लेम हो रहा है, उतना अमाउंट क्या है? हम उस वर्कमैन को दे देंगे। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और यहां पे अमाउंट हो जाएगा जितने का भी होगा। जैसे हमने रिजर्व सपोज 1 लाख का क्रिएट किया था एंड उतने का ही क्या है? क्लेम कर रहा है वर्कमैन। तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख रुपीज।
फिर सेकंड क्या है कि जो वर्कमैन क्लेम कर रहा है वो रिजर्व से कम क्लेम कर रहा है, यानी कि रिजर्व 1 लाख रुपीस के हैं तो कितना क्लेम कर रहा है, 70,000 रुपीस ही क्लेम कर रहा है। तो इस केस में एंट्री क्या बनती है, इस केस में एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या है, जो वो क्लेम कर रहे हैं हम उसे सेट ऑफ करेंगे, यानी कि सबसे पहले जितना क्लेम कर रहा है उतने हम पैसे दे देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीस, और क्लेम कितने का आया है, सिर्फ तो 70,000 रुपीस का क्लेम आया है, 70K का, यानी कि 70,000 रुपीस का क्लेम आया है। अभी बचे कितने रुपीस रिजर्व में, 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 अभी भी बचे, और वो 30,000 किसको मिलेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, टोटली 30,000 रुपीज से। और किस रेशियो में मिलेंगे सारे पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको जर्नल एंट्री क्लियर होगी। थर्ड केस कौन सा है, जब क्या है, क्लेम क्या होगा, मोर देन दी रिजर्व्स, यानी कि जितना वर्कमैन क्लेम कर रहा है उतने का रिजर्व्स बनाया ही नहीं गया है, वो रिजर्व से ज्यादा क्लेम कर रहा है। रिजर्व हमारा 1 लाख रुपीस का था, वो क्लेम कर रहा है 1,40,000 रुपीस। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। हमें क्या देना है, क्लेम देना है, तो क्रेडिट में क्या आता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट। अब वर्कमैन कितने रुपीस का क्लेम मांग रहा है, 1,40,000 का मांग रहा है, बट हमारे पास रिजर्व्स में कितने रुपीस है, हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 1 लाख रुपीस ही है। ये जो एक्स्ट्रा 40,000 हमें पे करने पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा करंट ईयर का लॉस। और करंट ईयर का लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट फॉर ₹40,000। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने लॉस ट्रांसफर किया है, ये फर्दर क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स ही लॉस बेयर करेंगे। और पार्टनर्स की कैपिटल इससे क्या होगी, अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। यस, जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्या है, लॉस ट्रांसफर की एंट्री है। हमने क्या है, लॉस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में, जितना फर्म को करंट मतलब इस ईयर कितना लॉस हो रहा है, 40,000 रुपीज का लॉस हो रहा है ना, तो ये लॉस क्या है, हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपकी एंट्री होती है। ये आपका केस नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट रिजर्व इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपको पता होगा बिजनेस ने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखी होती है उनका प्राइस क्या है, हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है। तो बिजनेस को क्या है, डर रहता है कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा गिर गई तो हमें क्या हो जाएगा, ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए बिजनेस क्या करता है, पहले ही प्रॉफिट में से क्या है, कुछ अमाउंट क्या साइड में रख के चलता है इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उस रिजर्व को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिकॉज इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा कम हो गई तो कंपनी को क्या है, ज्यादा लॉस ना बियर करना पड़े, वो उस लॉस का इस रिजर्व से क्या करेगी, सेट ऑफ कर सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज जो बुक वैल्यू है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, जब वो कितने रुपीस की खरीदी थी, 10 लाख रुपीस की खरीदी थी, और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 9,70,000। दैट मीन्स आपको क्या हो गया है, लॉस हो रहा है
कितने रुपीस का, 30,000 रुपीस का, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी तो उसकी वैल्यू क्या थी, 10 लाख रुपीस, और आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 9,70,000 है। यानी आपको क्या हो रहा है, 30,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इस लॉस को आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो, अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो आप उससे क्या है, उससे सेट ऑफ कर सकते हो, और वो लॉस उस टाइम कंपनी को क्या है, बियर नहीं करना पड़ेगा, इस रिजर्व के थ्रू सेट ऑफ हो जाएगा। सपोज आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया था वो 50,000 रुपीज का क्रिएट किया था, तो आप क्या है, 50,000 रुपीज का आपने रिजर्व क्रिएट किया था और आपको लॉस कितना हो रहा है, 30,000 रुपीज का, तो इससे लॉस कवर हो जाएगा, और क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने अमाउंट रह जाएगा, 20,000 रुपीज बच जाएगा। तो क्या है, जब रेशियोज चेंज होते हैं तो ये सारे रिजर्व्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं सारे पार्टनर्स में, किसमें, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जब क्या कहते हैं, जब ये रिजर्व्स क्रिएट किए गए थे तब पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिवाइड करते थे, जो उनका ओल्ड रेशियो रहा होगा, तो इसलिए ये रिजर्व्स भी क्या है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसमें भी कुछ केसेस है, जैसे हमने वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व्स के पढ़े थे ना, तो सबसे पहला केस क्या है, जब क्या है, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो क्या होती है, इक्वल होगी। फर्स्ट केसेस जब आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपके बुक वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपकी मार्केट वैल्यू कितने रुपीस की है, मान लीजिए 2 लाख रुपीस की है, एंड आपने जब उससे परचेज किया था अपने इन्वेस्टमेंट को, तब उसकी वैल्यू क्या थी, 2 लाख रुपीस, यानी कि ना ही आपको कोई लॉस हो रहा है ना ही आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने जो रिजर्व क्रिएट किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया था 50,000 रुपीज का, उसकी क्या कोई नीड है अभी, क्योंकि आपको कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ सेट ऑफ ही नहीं करना है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन reserve account debited to all partners capital account credit। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियोज में, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉफिट्स है, और प्रॉफिट्स अगर पार्टनर्स को मिलते हैं तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उससे क्रेडिट करते हैं, तो सिंपल एंट्री हमारी ये बनेगी। चलो सेकेंड केस करते हैं। सो केस नंबर 2 इज, जब क्या है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो क्या होगी, कम होगी आपकी बुक वैल्यू से, यानी कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है एंड आपकी मार्केट वैल्यू कम है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, डेट आपकी बुक वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपीस है, एंड आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, 9,70,000 रुपीस है, तो आपको क्या है, लॉस हो रहा है 30,000 रुपीस का, और वो लॉस को आप किससे सेट ऑफ करोगे, अपने IFR से सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आपने कितना रिजर्व क्रिएट किया था, 50,000 का, तो 50,000 सबसे पहले लॉस सेट ऑफ होगा, देन जो रिमेनिंग 20,000 रुपीस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। क्या पहले हम सेट ऑफ करेंगे, लॉस सेट ऑफ करेंगे, तो कितने का लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 30,000 रुपीज का, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट होती है, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए हमने किसे क्रेडिट किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितने का हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 30,000 का, और रिजर्व कितने का है हमारे पास, 50,000 रुपीज का। स्टिल आप देखोगे डबल अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने क्या है, क्रेडिट 30,000 है बट डेबिट क्या है 50,000, तो जो 20,000 रुपीज है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितने रुपीज, 20,000 से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, और किस रेशियो में होंगे, ओल्ड रेशियो में होंगे, यानी कि अगर दो पार्टनर्स है तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, और ए और बी में 20,000 किस रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियोज में। सो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है कि आपको जो लॉस हो रहा है ना वो आपके रिजर्व्स के इक्वल है, लॉस इन द सेंस जो आपकी मार्केट वैल्यू, जितने से आपकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है ना उतने ही आपने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस केस को।
सपोज आपकी जो बुक वैल्यू थी वो कितने रुपीस की थी, 1 लाख रुपीस की, एंड आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है करंट में, अभी सिर्फ 50,000 ही बची है, और आपने रिजर्व्स कितने का क्रिएट किया था, IFR आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने 50,000 का क्रिएट किया हुआ था। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीस की थी और मार्केट वैल्यू कितनी है 50,000, यानी आपका लॉस कितना हो रहा है, 1 लाख माइनस 50,000 डेट इज 50,000। 50,000 का ही आपका लॉस हो रहा है और 50,000 का ही आपने रिजर्व क्रिएट किया है। तो यानी कि कोई भी रिजर्व्स नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा रिजर्व्स क्या है, जो आपको लॉस हो रहा है वो सेट ऑफ करने में चला जा रहा है, यानी कि पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। और एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, लॉस का अमाउंट, यानी कि जो आप बुक वैल्यू में से अपनी मार्केट वैल्यू माइनस करते हैं, कितनी आई 50,000 रुपीज, एंड रिजर्व्स कितने क्रिएट किए थे 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या, जो हमें लॉस हो रहा था 50,000 रुपीज का, वो हमने क्या है रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया है। लेट्स मूव टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, जब आपको जो लॉस हो रहा है ना वो आपके रिजर्व से ज्यादा हो रहा है, उस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी बुक वैल्यू क्या है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, एंड आपकी जो मार्केट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है 30,000, और आपने रिजर्व्स कितना क्रिएट किया था 50,000 का ही सिर्फ आपने रिजर्व क्रिएट किया था, और आपकी जो लॉस हो गया वो कितना हो गया है, आपकी बुक वैल्यू जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी वो 1 लाख रुपीज की थी, बट अभी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बची है सिर्फ 30,000, यानी कि आपको 70,000 रुपीज का लॉस हो गया है। और तो आपको कितना लॉस हो रहा है 70,000 रुपीज का, लेकिन आपने रिजर्व्स कितने के क्रिएट किए थे सिर्फ 50,000 रुपीज के, यानी कि आपको 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ये क्या है, ये करंट ईयर का लॉस है, और इसे क्या सारे पार्टनर्स बेयर करेंगे। और आपको पता होगा कि जो करंट ईयर का लॉस है वो कौन से अकाउंट में आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले हम रिजर्व से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपकी बेसिक एंट्री होती है जो मैंने आपको बताई है, जब आप क्या सेट ऑफ करते हैं अपने लॉसेस को, ये क्रेडिट होता है हमारे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो रिजर्व है वो सिर्फ 50,000 के हैं, एंड जो इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 70,000 रुपीज का हो रहा है, यानी कि हमें डेबिट में कितने अमाउंट की नीड है, अभी हमें इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए डेबिट में 20,000 और करना होगा। और मैंने आपको बताया है कि जो करंट ईयर का लॉस है वो कौन से अकाउंट में आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, 20,000 से डेबिट हो जाएगा। ये आपकी अब जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, डेबिट भी 70,000 हो रहा है एंड क्रेडिट भी 70,000 हो रहा है। आपको याद रखना है कि जब भी आपका क्या है करंट लॉस या प्रॉफिट जो भी हो वो कौन से अकाउंट में आता है, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब भी, और अगर लॉस हो रहा है तब भी। अब फर्दर क्या होगा, ये जो लॉस है ये कौन बियर करेगा, सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा इस लॉस को। और किस रेशियो में बियर करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो इस लॉस को बेयर करेंगे। तो अगर पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या होगा, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी एंड कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। दैट मीन जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कितना हो जाएगा, 20,000 से डेबिट हो जाएगी सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। डेट मीन्स हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा। लेट्स मूव टू केस नंबर 5। इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो ज्यादा है इस बारी बुक वैल्यू से, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी ना उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिचुएशन में हो क्या रहा है। सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की थी वो आपने 1 लाख रुपीज की परचेज की थी, एंड आपकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई है 1,50,000 रुपीज। डेट मीन्स आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है।
आपको क्या हो रहा है इस केस में 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट मैंने आपको बताया, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो कौन से अकाउंट में जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो इस प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट कितने 1000 रुपीज से, 50,000 रुपीज से। हमें क्या हो रहा है 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और जब लॉस होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। हमने लास्ट एंट्री में देखा था ना, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया था क्योंकि हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 20,000 रुपीज का। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता है जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसमें ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो फर्दर एंट्री क्या हो जाएगी, आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उससे क्या होगी, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। एंड जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में मिलेगा ये पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। कितने रुपीस का हो रहा है प्रॉफिट, 50,000 रुपीस का। तो आपने ये जो प्रॉफिट हो रहा था एक्स्ट्रा, ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट साथ में ही आपने क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व भी तो क्रिएट करके रखा होगा ना। कितने रुपीस का क्रिएट किया था हमने, 50,000 का। तो हमें कोई लॉस तो हुआ नहीं इन्वेस्टमेंट में। तो ये 50,000 रुपीस क्या है, किसको मिल जाएंगे, सारे पूरे के पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा रिजर्व क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के भी सारे केसेस समझ में आए होंगे। तो यहां पर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के सारे केसेस एंड होते हैं। आपके सारे रिजर्व्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे किसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी पेमेंट क्या है, एक ही बार में हो जाती है, लेकिन जो उसका बेनिफिट है ना वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स तक मिलता रहता है। इसलिए जो उसका पूरा एक्सपेंस है ना वो एक ही साल में नहीं दिखाया जाता, धीरे धीरे क्या है, मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कंपनी ने क्या है 10 लाख रुपीस का क्या किया है, एडवर्टीजमेंट किया है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इसका बेनिफिट सिर्फ जो कंपनी है उसको सिर्फ एक ही साल मिलेगा, सोचिए, नहीं ना। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट जो कंपनी ने जिसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो 10 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर किया है, एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट तो क्या है, आगे कई सालों तक कंपनी को मिलेगा। क्योंकि क्या है, लोग उसे देखेंगे, उसे याद रखेंगे, उस एडवर्टीजमेंट को याद रखेंगे, और क्या है, कंपनी के पास आएंगे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो क्या हम इस पूरे 10 लाख को सिर्फ उसी ईयर का एक्सपेंडिचर मानेंगे जिस ईयर हमने क्या है एडवर्टीजमेंट करवाया है, नहीं ना। इसका जब बेनिफिट हमें सालों तक मिलेगा तो इसके एक्सपेंडिचर को भी हम सिर्फ उसी साल में नहीं दिखाते जिस ईयर हमने क्या एडवर्टीजमेंट करवाया है, हम इसके एक्सपेंडिचर को भी हर साल क्या थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं। तो जो अमाउंट क्या है अभी तक हमने राइट ऑफ क्या है नहीं किया है, जितना अमाउंट अभी रिमेनिंग है, यानी कि जो अमाउंट अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, अब अपने रेशियोज को चेंज करेंगे। तो रेशियोज चेंज करने से पहले हम ये जो राइट ऑफ जितना अमाउंट रिमेनिंग रहता है ना राइट ऑफ करने के लिए, इसको क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं न्यू रेशियो के स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि उसका जो बर्डन है वो सिर्फ किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए और ओल्ड रेशियो में ही मिलना चाहिए। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या है, ये पहले के पीरियड का क्या है रिमेनिंग एक्सपेंसेस है जो अभी तक क्या है राइट ऑफ नहीं हुआ है। यानी कि जो हमने पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया था ना, तो उसका कुछ पार्ट क्या है अभी भी क्या है राइट ऑफ करना बाकी है। तो ये जो एक्सपेंस है ये क्या है, ये ओल्ड पार्टनर के पीरियड से रिलेटेड है, यानी कि काफी साल पहले का है, जब ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट क्या है डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। दैट मीन्स इसलिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चेंज होने से पहले ये जो रिमेनिंग एक्सपेंस का जो बर्डन है ना वो क्या है ओल्ड पार्टनर्स ही बेयर करेंगे और अपने ओल्ड रेशियो में ही बेयर करेंगे।
सो एज आई से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और हमें अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है, यानी कि इसे रिमूव करना है। तो ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमें बुक से क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि एक्सपेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड व्हेन एक्सपेंस इज डिक्रीज इट इज क्रेडिटेड। सो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू deferred revenue expenditure account। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिकॉज हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, इसे क्या करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करना है। एंड जब एक्सपेंस क्या डिक्रीज होता है, यानी कि हट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या कम हो जा रही है, तो हम अपनी बुक से रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, बुक से रिमूव हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, हमारा ये जो एक्सपेंस है खत्म हो रहा है। एंड जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हमने इसे क्या किया है, रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट किया है। और जैसे कि मैंने बताया, ये कौन इस एक्सपेंस को कौन बेयर करेगा, सारे पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये क्या है, ये कब का एक्सपेंडिचर है, जब सारे पार्टनर्स क्या है, ओल्ड रेशियो में ही अपना प्रॉफिट शेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। द नेक्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या होते हैं, दो बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमें जो भी इनकम्स हुई होती है, जो भी हमने अर्न किया होता है। एंड डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो आप जब क्या है मतलब जब आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हो एट द एंड में, अगर आपकी क्या है क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती है उस केस में आपको क्या होता है, लॉस होता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग है कि आपको क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग है आपकी क्या है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें ऐसे दी रहेंगी कि क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्या गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा उस केस में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड जब आपके क्या है, यानी कि आपकी जब इनकम्स आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं उस केस में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड जब आपका क्या है, डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, यानी कि आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से ज्यादा होते हैं, उस केस में आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो क्या बताया गया आपको इनडायरेक्टली कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एंड आपको अगर गिवन है कि आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस मींस आपकी एक्सपेंस साइड का जो बैलेंस है वो आपकी इनकम साइड के बैलेंस से ज्यादा है, डेट मींस आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो उस केस में आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। तो इनकी एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा है अगर आपको, तो आप क्या उसे ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। और किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियोज में करेंगे, क्योंकि ये कब का प्रॉफिट है, जब आप क्या है अपने ओल्ड रेशियो में अपने क्या है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो भी आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट होता है तो जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, जब आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है उस केस में एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगी। एंड जब आपको क्या गिवन है, आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, यानी आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस केस में क्या होगा, लॉस हो रहा है। तो लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। दैट मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। होप सो आपको क्लियर है सारी चीजें अच्छे से, एंट्रीज भी। सबसे बेसिक थिंग ये है कि आपको ये रूल्स पता होनी चाहिए जो आपको चैप्टर नंबर 6 11th में कराए जाते हैं ना, आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ाया जाता है ना,
तो वो आपको अगर याद है तो आपको कोई भी जर्नल एंट्री लर्न करने की नीड नहीं है। आपको जस्ट लॉजिक लगाना है, अपने दिमाग से सोचना है कि ये चीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इसका इफेक्ट किन चीजों पे पड़ेगा और वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। इससे एंट्रीज क्या होंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको रॉट लर्निंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको क्या है रॉट लर्निंग करनी पड़े। तो हमेशा ट्राई करिएगा लॉजिक लगाने का और जर्नल एंट्री खुद फॉर्म करने का। होप सो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। That's it for today's video. We will complete the entire accountancy journey together on this channel. So hit the like button and stay connected by subscribing and don't miss the upcoming videos. Thank you for watching.